हेलो स्टूडेंट्स। एक बार फिर मैं हाजिर हूं एक नए कंटेंट के साथ। हम लोग पढ़ रहे हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर में भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ये अध्याय है सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं के इतिहास किताब से और इसके 5 भाग आप लोगों ने पिछले देख चुके हैं और जिनको देखकर ये समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। इन कंटेंट्स में मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि आज ये जो दुनिया है ये ग्लोबल दिखाई दे रही है, ये किन किन स्टेप्स से होकर आगे बढ़ी है। अर्थात ये जो पूरा ग्लोब है और इस ग्लोब के ऊपर जो हमको अलग अलग देश दिखाई पड़ रहे हैं आज पूरी पृथ्वी, पूरा ग्लोब एक गांव की तरह हो गया है और उसके ऊपर स्थित देश उस गांव के मोहल्लों की तरह हो गए हैं। आज ये स्थिति है, लेकिन पहले ये स्थिति नहीं थी। तो ये कैसे बना? भूमंडलीकृत विश्व की बनने की जो प्रक्रिया है उसको हम देख और समझ रहे हैं। इस प्रक्रिया के दौरान हमने देखा कि खाने की चीजें और पौधों की प्रजातियां सारी दुनिया में फैल रही हैं। स्वाद जो है वह अपने रास्ते बदलकर नए नामों के साथ नए नए कॉन्टिनेंट्स में पहुंच रहा है। बीमारियों और दुखों का जो फैलाव है वो इतना हो गया है कि यूरोपीय बीमारी चेचक ने अमेरिका को गुलाम बना दिया। एशियाई पशुओं में पाए जाने वाला मवेशी प्लेग जब अफ्रीका में फैला तो पूरा अफ्रीका जो है गुलाम बन गया यूरोपी ताकतों का। ये सारी चीजें हमने देखी। आज हम देखेंगे व्यापार अर्थात वस्तु, पूंजी और श्रम के प्रवाह के अंतर्गत श्रम के प्रवाह का नया कारक यानी गिरमिटिया व्यवस्था। ये क्या थी? गिरमिटिया व्यवस्था को नई दास प्रथा क्यों कहा गया? इन तमाम चीजों के बारे में हम जानेंगे और समझेंगे। चलिए आरंभ करते हैं। कक्षा 10 के अंतर्गत आज हम लेकर आए हैं 6वां भाग। हम पढ़ने जा रहे हैं भूमंडलीकृत विश्व का बनना, जिसमें हम देख रहे हैं 19वीं शताब्दी में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया कैसे चली। और इसके अंतर्गत अगर हम श्रम प्रवाह की बात करते हैं तो भारत से जाने वाले अनुबंधित श्रमिकों के बिना यह चर्चा अधूरी रहती है। इन्हीं अनुबंधित श्रमिकों को गिरमिटिया नाम कैसे पड़ा, इसको अपन चलिए देखते हैं और समझते हैं। अध्याय का नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, भाग 6। इसके अंतर्गत आपको मैं बता दूं कि वैश्विक अंतर संबंधों के बारे में अपन ने चर्चा शुरू की कि किस तरह से वैश्विक अंतर संबंध बनना आरंभ हुए थे, किस तरह से लोग तीर्थाटन के लिए, व्यापार के लिए या उत्पीड़न के मारे लोग एक जगह से दूसरी जगह प्रवास के लिए जाया करते थे। रेशम मार्ग जो कि रेशम के व्यापार के लिए खुला था, वहां से सांस्कृतिक आदान प्रदान होने लगे। संसार के 3 प्रमुख धर्मों का यहां से आदान प्रदान हुआ। भारत से बौद्ध धर्म गया, अरब से इस्लामिक धर्म आया और यूरोपीय देशों से ईसाइयत का जो है प्रचार प्रसार हुआ। भोजन की यात्रा के दौरान हम पूर्व आधुनिक विश्व का नूडल्स जो चीन से चलता है और सिसिली तक पहुंच जाता है। इसके बाद हमने आलू की यात्रा देखी। वो आलू जो आज हमारी थाली का मुख्य व्यंजन हो गया है, वह अमेरिका से उसकी यात्रा आरंभ हुई थी। इसके बाद हमने देखा कि भूमंडलीकृत विश्व बनने की प्रक्रिया में बीमारियों ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया। जैसे रेड इंडियंस की हत्या कहें अगर हम, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, उसमें चेचक की भूमिका महत्वपूर्ण रही। फिर 19वीं सदी का जो इतिहास या जो भूमंडलीकृत विश्व का बनना है उसको जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं 1815 से एक नई विश्व अर्थव्यवस्था का उदय होता है और उसका प्रमुख कारक बनता है कॉर्न लॉ। इसके बाद हमने तकनीक की भूमिका देखी कि तकनीक ने किस तरह से मांस व्यापार, मक्खन, अंडा यानी जो खराब हो जाने वाली चीजें थीं वो लंबे समय तक जब सुरक्षित रहने लगी तो किस तरह से पूरी दुनिया ने उसका परिणाम झेला और भूमंडलीकृत विश्व बना। इसके बाद हमने देखा एक नई बीमारी जो पशुओं तक को परेशान कर गई। जिस तरह अमेरिका के चेचक ने रेड इंडियंस को मारा और उनको एक तरह से गुलामी भरा जीवन जीने को मजबूर किया। अफ्रीका में भी रिंडर पेस्ट नाम की एक बीमारी आई पशुओं की और उसने लोगों को मजबूर कर दिया, अफ्रीकन्स को, कि वे पाश्चात्य शक्तियों का गुलाम बन जाएं। आज हम देखेंगे एक नई व्यवस्था
जिसको गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। हालांकि आपकी पाठ में इसका नाम दिया हुआ है भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। इसको अपन देखते हैं और समझते हैं। लेकिन गिरमिटिया व्यवस्था को चूंकि नई दास प्रथा कहते हैं, तो उसके लिए हमको पुरानी दास प्रथा के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। तो पुरानी दास प्रथा को हम दो पार्ट्स में देखते हैं, एक अमेरिका की खोज के पहले और दूसरा अमेरिका की खोज के बाद। जब अमेरिका की खोज के पहले हम दास प्रथा की बात करते हैं, तो कृषि के आविष्कार के साथ ही इस मानव प्रजाति में दास प्रथा की शुरुआत मानी जाती है। और इसके बाद हमने हमारे देश में, भारत में भी, प्राचीन भारत में हमने देखा है युद्ध बंदियों को दास बना लिया जाता था, या कोई अपना कर्ज नहीं चुका पा रहा है तो उसको भी दासत्व की भूमिका निभाना पड़ती थी। तो इस तरह से दास प्रथा जो है, एक तरह से एक मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य की स्वतंत्रता का हनन करते हुए, उसके संपूर्ण अधिकारों को समाप्त करते हुए उसका शोषण करने की जो प्रक्रिया थी, जो शोषण करने की जो व्यवस्था थी, वह कहलाती थी प्राचीन दास प्रथा। फिर बात आती है अमेरिका की खोज के बाद। अमेरिका की खोज के बाद में होता क्या है कि पिछले पाठों में हमने पढ़ा है कि किस तरह से एक दौर था जब रेशम मार्ग की बात हो रही थी। उस समय रेशम मार्ग के दौर में यूरोप में गरीबी और भूख और लाचारी का साम्राज्य था। शहरों में भीड़ थी, बीमारियों का बोलबाला था, धार्मिक टकराव बहुत साधारण बात थी और धार्मिक असंतुष्टों को कड़ा दंड दिया जाता था। यह हमने पिछले अध्यायों में देखा है। लेकिन उस दौर में जब यूरोप में यह स्थिति थी और अमेरिका की खोज की जा चुकी थी, तब जो यूरोपीय लोग हैं वो जागते थे। अमेरिका इन क्षेत्रों पर गए, कोलंबस ने यहाँ की खोज की और वहाँ पर गन्ने के, कपास की खेती वगैरह करने के प्रयास उन्होंने शुरुआती दौर में किए। तो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर, यानी लगभग अपन बात करें कि 17वीं शताब्दी के आरंभ और 16वीं शताब्दी के अंत की, इस दौर में अफ्रीकी गुलामों तक उतनी पहुंच हो नहीं पाई थी लोगों की। तो ये जो यूरोपीय क्षेत्र के जो गरीब लाचार लोग थे, ये पूरी तरह से कोशिश करते कि हमको भी अमेरिका ले जाओ, और उनसे उस दौर में अनुबंध करा लिया जाता था। तो इस तरह से एक अनुबंधित श्रमिकों की शुरुआत जो हुई थी, वो यूरोप के गोरी चमड़ी वाले जो गरीब लाचार लोग थे, या जो वहाँ की कष्टदायक जिंदगी से बचना चाहते थे, वो लोग अमेरिका में आए। इनके पास इतने भी पैसे नहीं होते थे कि वे अटलांटिक महासागर को पार करके अमेरिका पहुंच पाए, तो वो यात्रा व्यय के बदले में भी एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर देते कि हमें एक निश्चित समय के लिए आपके लिए काम करने को तैयार हैं। लेकिन चूंकि ये यूरोपीय थे, अमेरिका में खेती या बड़े बड़े जो जमींदार या उद्योगपति जो पहुंचे थे वो भी यूरोपीय थे, तो ये लोग एक दूसरे को समझते थे, जानते थे। कुछ दिनों बाद हुआ क्या कि इन लोगों के बीच में ऐसी स्थिति आई, जागरूकता की स्थिति बनी। तो ये जो अनुबंधित श्रमिक यूरोप से आरंभिक दौर में गए थे, उन्होंने वहाँ पे आंदोलन वगैरह कर दिया और वहाँ से बदले में काफ़ी मात्रा में जमीन और पैसा लेके अपने अनुबंध को समाप्त कर दिया एक नियत समय के पश्चात। अब जब ये हुआ, तब फिर क्या हुआ, आधुनिक दास प्रथा शुरू होती है। यानी लगभग 1619 में पहली बार अफ्रीका से 20 हबशी दासों को लेकर के वो अटलांटिक महासागर पार करके अगस्त के महीने में पहुंचा जाता है अमेरिका। यानी यहां से आधुनिक समय, अमेरिका की खोज के बाद जो नई तरह की दास प्रथा शुरू हुई, वो शुरू होती है। इन दासों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। त्रिकोणीय दास व्यापार जो हमने फ्रांसीसी क्रांति में कक्षा 9 में पढ़ा है, उसमें हमने इस डिटेल को देखा है, बहुत अच्छे से समझा है। और पिछले अध्यायों में जब अमेरिका यूरोपीय देशों के द्वारा अफ्रीका पर कब्जे करने की जो प्रक्रिया की जाती है, उसमें भी हमने बहुत अच्छे से जाना और समझा। इस दास प्रथा का उन्मूलन होता है 1833 में। सबसे पहले ब्रिटेन जो है दबाव में आता है लोकतांत्रिक ताकतों के या पुनर्जागरणीय प्रवृत्तियों के, और दास प्रथा को समाप्त करता है। न केवल ब्रिटेन में बल्कि अपने उपनिवेशों में भी इसको समाप्त करता है। फ्रांस 1848 में करता है। ऐसे क्रमिक रूप से अलग अलग देशों में दास प्रथा समाप्त होने लगती है। अर्थात आधुनिक युग की जो दास प्रथा का उन्मूलन है वह क्रमिक रूप से होता है। अब ये यूरोपीय शक्तियां इकट्ठी होती हैं और फिर नई व्यवस्था लेकर आती हैं
कि यार अब हम करें तो क्या करें। भाई दास प्रथा समाप्त तो हो गई, लेकिन अब काम करने के लिए हमें मजदूर तो चाहिए। अब मजदूर चाहिए और वो दासों की तरह ही काम करें, तो उसके लिए वे एक नई व्यवस्था लेकर आते हैं जो पहले उन्होंने आजमा ली थी। वह थी अनुबंधित श्रमिक व्यवस्था। इसको अपन इस तरह से समझ सकते हैं कि अनुबंधित श्रमिक व्यवस्था का जो आरंभिक दौर था, वो यूरोपीय जो गरीब गुरबे थे वो वहां पर जाया करते थे अमेरिका, और वहां पर अनुबंध में काम करते थे। लेकिन उनके अंदर चेतना जागृत हुई, उन्होंने आंदोलन कर दिया। बदले में 25-30 एकड़ जमीन और काफी रुपया पैसा देना पड़ा उनको। ये उनको घाटे का सौदा लगा। तब फिर अफ्रीका से, खासकर पश्चिमी अफ्रीका से दासों को ले जाया जाने लगा। त्रिकोणीय दास व्यापार आरंभ हुआ। लेकिन जब दास प्रथा, दासों के साथ में किए जाने वाले अमानवीय व्यवहारों के कारण सारी दुनिया में जब थू-थू होने लगी, उनके अपने लोग ही उंगलियां उठाने लगे, तब इस दास प्रथा का उन्मूलन किया गया और लेकर आया गया एक नई श्रमिक व्यवस्था, जिसको बोला गया अनुबंधित श्रमिक व्यवस्था। और यह अनुबंधित श्रमिक चीन से, भारत से, मतलब एशियाई देशों से, अफ्रीकी देशों से ज्यादा जाते थे। कुछ एक यूरोपीय देशों से भी जाया करते थे। आज हम इसी अनुबंधित श्रमिक व्यवस्था को बहुत विस्तार से समझेंगे, जानेंगे, और इसने भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में किस तरह से अपना योगदान दिया, इसको भी अपन समझेंगे। इसी अनुबंधित श्रमिक व्यवस्था को भारत में कहा गया गिरमिटिया प्रथा, गिरमिटिया व्यवस्था, गिरमिटिया मजदूर। चलिए अपन देखते हैं। आप लोगों ने कक्षा 10 में ही अर्थशास्त्र का पहला अध्याय पढ़ा है, जिसका नाम है विकास। विकास में एक बात कही गई है कि किसी एक का विकास दूसरे के लिए विनाशकारी साबित होता है। तो भारत से जाने वाले ये जो अनुबंधित श्रमिक थे, जिनको गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है, और गिरमिटिया क्यों कहा जाता है इसको अपन आगे इसी वीडियो में देखेंगे। 19वीं सदी की दुनिया के अंदर जो विविधता आ रही है, उसको चित्रित करता है, उसको प्रतिबिंबित करता है, उसको दर्शाता है। यह जो प्रक्रिया थी दास प्रथा के उन्मूलन के बाद अनुबंधित श्रमिकों के लाने की, इसने यूरोपीय देशों में तो आर्थिक समृद्धि ला दी, लेकिन दूसरी तरफ जनता के कष्टों में भी वृद्धि की। कुछ लोगों की आय में वृद्धि हुई तो कुछ लोगों की गरीबी में वृद्धि हुई। कहीं पर तकनीकी प्रगति हो रही थी तो कहीं पर उत्पीड़न के नए नए रूप सामने आ रहे थे, और ये नए रूप गिरमिटिया मजदूरों के रूप में सामने आ रहे थे। आपको स्क्रीन पर दिख रही है एक फिल्म है जो यूट्यूब पे दी हुई है, जिसकी लिंक भी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। गिरमिटिया फाउंडेशन आज काम करता है, जिसने एक शॉर्ट मूवी बनाई हुई है। उस शॉर्ट मूवी को आप देखिए, 10-11 मिनट की ये मूवी है। इस शॉर्ट फिल्म को देखने के बाद आपको इसके बारे में, गिरमिटिया व्यवस्था में किस तरह से एजेंट लोग उनकी भर्ती करते थे, किस तरह के लोग जाया करते थे, ये तमाम चीजें आपको यहां पर इस मूवी के माध्यम से देखेंगे जब, तो और बहुत अच्छे से आप इसे समझ जाएंगे। 19वीं सदी में आप लोगों को याद होगा, नहीं याद हो तो पिछले वीडियोस में जाकर देखिए, कि 1846 में जैसे ही कॉर्न लॉ हटता है और ब्रिटेन को भोजन की जरूरत पड़ती है, सारी दुनिया में पेड़ों को काटकर खेत बनाने का काम शुरू होता है। खेतों को रेलवे स्टेशन से जोड़ने के लिए सड़क, और रेलवे स्टेशनों को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए रेल नेटवर्क पर जबरदस्त काम होता है। इन्हीं कामों के लिए भारत और चीन से मजदूरों को ले जाने की प्रक्रिया शुरू होती है। अब इन मजदूरों को जब अलग अलग क्षेत्रों में खपाया जाने लगा, तो उसके पहले मजदूरी के लिए इनसे खास तरह का अनुबंध, या जिसको हम कहते हैं एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कराया जाने लगा। इस एग्रीमेंट पर लिखा होता था कि मजदूरों का एक निश्चित कार्यकाल होगा जो कि 5 वर्ष का होगा। अगर कोई मजदूर इस अवधि से पहले घर आना चाहेगा तो उसको इसकी अनुमति नहीं होगी, और भागने की कोशिश करने वाले किसी भी मजदूर को पकड़ा जाएगा, उसे जेल में भी डाला जा सकता है, उसका कार्यकाल भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यह शर्त रहती थी कि यदि आप 5 साल पूरा कर लेते हैं तो आपको हो सकता है वहीं रहना हो तो कुछ जमीन दी जा सकती है, या लौटना हो तो कुछ पैसे आपको दिए जा सकते हैं। तो ये तो हो गया एग्रीमेंट। अब इस एग्रीमेंट का उच्चारण चूंकि भारतीय लोग एग्रीमेंट न करके गिरमिट बोलते थे, तो ये कहला गए गिरमिटिया मजदूर।
आप लोगों ने पुरानी दास प्रथा को समझ लिया। बहुत विस्तार से बताने की आवश्यकता हमको है नहीं, चूंकि आपकी समझ के लिए इतना काफी है कि पुरानी दास प्रथा क्या थी। पुरानी दास प्रथा में एक मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य के सारे अधिकारों को समाप्त कर दिया जाता था और पूरी तरह से उसका शोषण किया जाता था। उसके साथ अमानवीय व्यवहार किए जाते थे, उसको वेतन भी नहीं दिया जाता था। इतनी मात्रा में खाना देते थे कि वो केवल जीवित रहे। ये यूरोपीय देशों की बात है। भारत में इस तरह की दास व्यवस्था जो है बहुत बाद में आई। आरंभिक दौर में जब हम मेगास्थनीज को पढ़ते हैं तो हमको इस तरह की दास प्रथा का उल्लेख कहीं समझ में नहीं आता। दास रहे होंगे लेकिन उनके साथ अमानवीय व्यवहार तो कम से कम नहीं किया जाता था। खैर, इस पर अपन अभी चर्चा नहीं करेंगे। अब हम कर रहे हैं अनुबंधित श्रमिकों पर बात। अनुबंधित श्रमिकों को एक एग्रीमेंट साइन करना होता था। एग्रीमेंट का उच्चारण होता है आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में। जैसे हमारे ही क्लास में मैं बात करूं, मैं जिस रिमोट रूरल एरिया में विद्यालय में पढ़ाता हूं, तो अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसमें एक शब्द, उसमें एक चित्रकार का नाम दिया हुआ है फ्रेडरिक सारियू। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि उनकी टंग जो है फ्रेडरिक सारियू नहीं बोल पाती है। ऐसे ही हमारे देश में प्राचीन समय से अभी भी लोग सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं। हमारे खुद के परिवार में हमारी दादी, जब हमारे परिवार के एक सदस्य का प्रमोशन हुआ और उसको लेक्चरर बनाया गया, व्याख्याता, तो उसको बोलती थी हमारा बेटा रिछराज हो गया है। थोड़ा सा सुनने में भले ही हमें फनी लगता हो, लेकिन ये उनका प्रोनाउंसिएशन था, ये उनका उच्चारण था। ठीक इसी तरह से एग्रीमेंट शब्द को भारतीय जो जनता थी, भारतीय जो लोग थे प्राचीन समय में, ग्रामीण पब्लिक खासकर, वो गिरमिट कहा करती थी। एग्रीमेंट ना बोलकर के वो गिरमिट बोलती थी, और गिरमिट पर हस्ताक्षर करने वाला मजदूर कहलाता था गिरमिटिया मजदूर। अब सवाल ये आता है हमारे सामने कि ये गिरमिटिया मजदूर भारत से किन इलाकों से गए, और किन इलाकों से गए तो उन इलाकों से गए क्यों, और वहां से गए तो कहां गए। इन सारी चीजों को चलिए अपन देखते हैं और समझते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि एग्रीमेंट पर कुछ बातें लिखी होती थीं जिन पर मजदूर हस्ताक्षर करते और वे चले जाते। अब इसके आगे अपन देखते हैं कि ये भारतीय जो मजदूर थे ये किन इलाकों से सबसे ज्यादा जा रहे थे। तो यहां पर देखते हैं अपन पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और तमिलनाडु। इन्हीं इलाकों से क्यों गए? इन इलाकों में खेती के कोई पर्याप्त सिंचाई व्यवस्था नहीं थी खेती के लिए, इसलिए इन इलाकों से गए। तो ये जो इलाके थे, इन इलाकों में अगर हम बात करें तो यहां कुटीर उद्योग खत्म हो रहे थे। कुटीर उद्योग खत्म होने का प्रमुख कारण यह था कि भारत से कच्चा माल ब्रिटेन के उद्योगों के लिए जा रहा था। भारत से भोजन का माल, भोजन की फसलें ब्रिटेन को जा रही थी। तो यहां के कुटीर उद्योगों के लिए कच्चा माल मिलना खत्म हो गया था। ब्रिटेन से बने हुए रेडीमेड कपड़े जब भारत आने लगे, वो सस्ते होते थे, उसका मुकाबला ये कुटीर उद्योग वाले कपड़े कर नहीं पा रहे थे। जमीनों का भाड़ा यानी किराया बढ़ता जा रहा था, क्योंकि अब उन जमीनों पर नील की खेती या कपास या गन्ना उगाया जा रहा था, और ये विदेशों में निर्यात करने के लिए उगाया जा रहा था। तो जो छोटे किसान थे उनके लिए जमीन मिलना मुश्किल हो जाती थी, और मिल भी जाए तो वे इसका किराया नहीं चुका पाते थे। तो खानों, बागानों, इनके निर्माण के लिए, खदानों से खनन प्रक्रिया करने के लिए, बागानों में चाय पत्ती उगाने के लिए जमीनों को साफ किया जा रहा था पूरी दुनिया भर में। अब इन परिवर्तनों से क्या हुआ, इन गरीबों का जो है आजीविका छिन गई। ये लोग उस परिस्थिति का मुकाबला करने में सक्षम नहीं रहे। अब इनके सामने एक ही समस्या थी कि अगर हमारे ऊपर कर्ज बढ़ता जाएगा, परिवार का पेट पालना है तो क्या करें। उसके लिए ये अपना घर बार छोड़ दिए ताकि हमें कहीं तो काम मिलेगा, और इस अवसर का लाभ उठाया ब्रिटिश पावर ने, और उन्होंने इनकी भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी। तो ये जो सूखे और गरीब इलाके थे, इस वजह से यहाँ के गरीब मजदूर बाहर जाकर काम करने के लिए मजबूर हो गए और एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने को तैयार हो गए। अब अपन आगे देखते हैं दुनिया में ये गए कहां। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को भारत से ले जाकर विशेषकर कैरेबियाई द्वीप, कैरेबियाई द्वीपों के अंतर्गत एग्जाम में नाम आ सकता है कि कैरेबियाई देशों में या कैरेबियाई द्वीप समूह के प्रमुख देश कौन कौन से हैं।
1 नंबर का प्रश्न या 2 नंबर का प्रश्न भी बन सकता है ये। तो कैरेबियाई द्वीप समूह के प्रमुख देश त्रिनिदाद, गुयाना और सूरीनाम है। ये यहां पर अगर अपन देखते हैं तो यहां पर आता है आपका त्रिनिदाद, यहां गुयाना और यहीं पर कहीं सूरीनाम आता है। और इसके अलावा मॉरिशस और फिजी ये भी आपको अपने मानचित्र में दिख रहे हैं। यहां पर भारतीय गिरमिटिया मजदूरों को काम करने के लिए ले जाया जाता था। इसके अलावा तमिलनाडु के जो गिरमिटिया मजदूर थे उनको सीलोन और मलाया ले जाया गया। अब मैं फिर से आपको पीछे ले चलता हूं। आप लोगों ने राजनीति विज्ञान में सत्ता की साझेदारी वाला पाठ पढ़ा है। उसमें जब हम श्रीलंका का बहुसंख्यकवाद पढ़ते हैं और उसमें देखते हैं कि श्रीलंका की जो आबादी है उसमें सेकंड पोजीशन जो है वो तमिलियंस की होती है। 18% तमिल होते हैं। उन 18 में 13% तमिल तो लोकल श्रीलंका के होते हैं, लेकिन जो 5% तमिलियन है उनको अंग्रेज श्रीलंका के बागानों में काम करने के लिए अनुबंधित श्रमिक के रूप में, गिरमिटिया मजदूर के रूप में वहां पर ले जाते हैं। इसका उल्लेख उस अध्याय में भी है, मैंने आपको फिर से रिकॉल करा दिया। तो ये जो 5% तमिलियंस हैं जो आज भी श्रीलंका में बस गए हैं, ये भारत के गिरमिटिया मजदूर थे जो वहां जाकर काम करने के लिए बस गए, विशेषकर बागानों में, और मलाया द्वीप में जाकर बसे वो मसालों की खेती के लिए। कुछ लोगों को असम में भी काम करने के लिए खपाया गया। अब अपन ने भारत में राष्ट्रवाद वाला जो पाठ पढ़ा उसमें सबसे अंत में देखा है बागानों में स्वराज, तो ये असम की ही बात होती है। असम के बागानों में स्वराज आता है। असम के बागानों में स्वराज की आकांक्षा जागृत होती है और वो लोग अपनी बाड़े को तोड़कर भागने लगते हैं, दुर्भाग्यवश पकड़ा जाते हैं। तो ये अपन ने देखा। अब अपन देखते हैं कि इन मजदूरों की भर्ती की प्रक्रिया क्या थी। जैसा कि हमने बहुत अच्छे से देख लिया, समझ लिया कि भारत के किन क्षेत्रों से इन मजदूरों को ले जाया जाता था। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और तमिलनाडु। यहां से ही क्यों ले जाया जाता था? क्योंकि यहां खेती की कोई व्यवस्था अच्छी नहीं थी, सिंचाई वगैरह की। इसके अलावा ये लोग जो कुटीर उद्योग पे काम करते थे, अब वहां पे काम करने के हालात बचे नहीं थे। जमीनें इनको खेती के लिए मिल नहीं रही थी, और मिल भी रही थी तो भाड़ा महंगा हो गया था जिसको चुका नहीं पा रहे थे। तो अब मरता क्या ना करता, पेट भरने के लिए इन लोगों ने विदेश में जाकर काम करना पसंद कर लिया। विदेश में भी कहां? कैरेबियाई द्वीप, मॉरिशस, श्रीलंका जिसको पहले सीलोन बोलते थे, मलाया और फिजी जैसे देशों के लिए इन्होंने यात्रा शुरू कर दी। अब इन मजदूरों को भर्ती करने का काम मालिक लोगों ने एजेंट को देके रखा था। एजेंट होते, उसके बदले में एजेंट को कमीशन मिलता, और कमीशन मिलता तो बहुत सारे जो ग्रामीण थे, गरीबी से या अपनी उत्पीड़न से बचने के लिए एक एग्रीमेंट हुआ, उस पर हस्ताक्षर करने को तैयार हो गए। एग्रीमेंट पर लिखा होता कि 5 साल के लिए आपको इस काम करने के लिए जाना पड़ेगा। 5 साल का अनुबंध समाप्त होने के बाद या तो आप देश अपने वापस आ सकते हो या वहीं रह सकते हो। एक तरह से इनको ऐसे हालात बताए जाते हैं कि वहां जाओगे आप तो आपके लिए तो स्वर्ग सजा मिलेगा, वहां पे आपकी जिंदगी बहुत शानदार हो जाएगी। इस तरह के तमाम प्रलोभन देते हैं। अच्छा, एजेंट जो है इसके लिए अप्रवासियों को झूठी जानकारी भी देते थे। मालिक लोगों को तो चूंकि मजदूरों की आवश्यकता थी ही, और वे जो मालिक थे वे यूरोपियन थे, और वे यूरोपियन शैतानी दिमाग रखते थे। वो तो किसी भी तरह से इनको अपने चंगुल में फंसा लेना चाहते थे। तो एजेंट को ये लोग थोड़ा अतिरिक्त पैसा देके बोलते, भैया तुम तो गलत सलत झूठी सच्ची जैसी जानकारी हो दे दो, किसी भी तरह से एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर कराओ और उनको यात्रा के लिए रेलगाड़ी या पानी के जहाज तक ले बसाओ, फिर बाकी काम हमारा। तो इस तरह से ये लोग गलत सलत ऊट पटांग सीधी टेढ़ी जानकारी देकर उनको ले आते। मालिकों ने इनको इतनी भी छूट देके रखी थी कि कोई अगर ना माने तो अपहरण कर लेना। तो ये अपहरण वाली बात तो अफ्रीका में ज्यादा लागू होती थी, क्योंकि अफ्रीका के लोग वेतन के लिए काम करना काफी दिनों तक पसंद नहीं करते थे। तो उनका जबरदस्ती ये लोग अपहरण करके और उनको काम के लिए ले आया करते थे। भारत में भी ऐसी स्थिति रही होगी, उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मुझे तो नहीं है, लेकिन अफ्रीका में जरूर ऐसी स्थिति थी कि मालिक लोग ये बोलते थे कि अगर ना आए तो बलपूर्वक उनको ले आइए अपहरण करके और उनसे काम कराइए। भारतीयों को लेकिन आप समुद्री यात्रा करेंगे इसकी जानकारी उनको नहीं दी जाती थी, क्योंकि भारतीय लोग समुद्र पार करना अपने धर्म के विपरीत मानते थे। तो उनको ऐसी जानकारी बिल्कुल नहीं दी जाती थी जिन जानकारियों के कारण ये मजदूर जाने से इनकार कर दें। तो ये वाली बात हो गई। अब मजदूरों को
ले जाया गया कहाँ पर, नई दुनिया में। 19वीं सदी की इस अनुबंध व्यवस्था को बहुत सारे लोग कहते हैं नई दास प्रथा। तो नई दास प्रथा क्यों कहते हैं, इसका उल्लेख भी मैंने आपको पहले किया हुआ है कि एक गिरमिटिया मजदूर हैं राम नारायण तिवारी, जो कि डेमेरारा में गए थे, 10 साल काम किया और उसके बाद जब वहां से आए तो वो बताते हैं कि वहां पर काम ना करने के बदले में भोजन नहीं दिया जाता था। यदि भागने का प्रयास करते थे तो सजा दी जाती थी, 14 दिन का जेल उनको काटना पड़ता था, वेतन भी उनको कम देते थे और बहुत सारी मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ता था। कुल मिलाकर सिर्फ इतना अंतर था कि वहां पर दासों को वेतन नहीं दिया जाता था, यहां पर वेतन दिया तो जाता था लेकिन वो भी तड़पा तड़पा कर परेशान करके दिया जाता था। तो इस तरह से 19वीं सदी की इस अनुबंध व्यवस्था को, इस गिरमिटिया व्यवस्था को नई दास प्रथा का नाम भी दिया गया। बागान और जब अपने काम करने वाले स्थान पर जब ये मजदूर पहुंचते, तब उनको जाकर के एहसास होता कि भाई हमको जो चीजें बताई गई थी यहां तो उसके बिल्कुल विपरीत है। उनको ये लगता कि भैया दद्दू, अब तो हमको ये छोटी गंगा बोलकर नाले में कुदा डाले। लोग कहते हैं कि बेटवा सही तो कह रहे हो, ये तो बिल्कुल हमको दास प्रथा जैसी व्यवस्था लग रही है। जैसे दासों को लाया जाता था, अंग्रेजों ने दास प्रथा तो खत्म कर दी लेकिन गिरमिटिया के नाम से फिर से एक नई दास प्रथा ले आए और हमारे जीवन को कष्टकारी और नारकीय बना दिया। फिर भी लोग ये कहते हैं कि चलो बेटवा आप जैसा भी है, परदेश को ही हम अपना घर, अपना परिवार यहीं बसाते हैं और यहीं गुजर बसर करते हैं। तब फिर दूसरे लोग भी तैयार होते हैं और वे बोलने लगते हैं कि चलो दद्दू ठीक है, अब यहीं अपनी नई दुनिया बसाएंगे। यहां आप लोगों ने देखा कि गिरमिटिया मजदूरों को एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कराते समय जो एजेंट थे वो उनको बड़े सब्जबाग दिखाते, उनको हसीन सपने दिखाते और बोलते कि चलिए वहां आपका जीवन जो है बड़ा ही सुंदर होगा, बड़ा अच्छा होगा। और जब वो वहां पहुंचते तब उनको पता चलता कि यहाँ पर तो बड़ी नारकीय परिस्थितियां हैं, बड़ा कष्टकारी जीवन है, हमारा मालिक तो हमारे साथ बड़ा दुर्व्यवहार करता है। वहां जाकर मजदूरों के नाम समाप्त हो जाते हैं, मालिक और मजदूरों के बीच के संबंध रह जाता है तो केवल एक नंबर। जितने भी मजदूर रहते हैं उनको नंबर अलॉट कर दिया जाता है और उस नंबर के आधार पर उस नंबर के आधार पर मजदूर को पहचाना जाता है। सोचिए कि एक गिरमिट पर, एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने के बाद अपना देश छूटा, अपना परिवार छूटा, अपने रिश्तेदार छूटे और जब वहां पहुंचे तो अपना नाम भी छूट गया। और ये सारे छूटने के बाद अगर ये तसल्ली होती कि चलो जीवन कुछ अच्छा बीतेगा, तो वो भी नहीं, काम करने से मना कर दिया, बीमार पड़ गया, बुखार आ गया तो भी काम करना है, काम नहीं किया तो उस दिन का वेतन कट जाएगा। वेतन कटना तो ठीक है, भागने की कोशिश थोड़ी बहुत कर ली या अपन ने थोड़ी आनाकानी की तो सजा दी जाती थी, कोड़े मारे जाते थे। यहां तक भी ठीक था, 15-15 दिन, 14-14 दिन जेल में डाल दिया जाता था। इस तरह की नारकीय परिस्थितियों से यह पता चला कि गिरमिटिया व्यवस्था नई दास प्रथा है। लेकिन मरता क्या ना करता, अब परदेश में तो आ बसे हैं, आ फंसे हैं, आ बसे हैं, अब जैसा भी है यही हमारा देश है। तो ये सारे गिरमिटिया मजदूर जो भारत से गए, जो अफ्रीका से गए, जो चीन से गए, जो लोकल के रेड इंडियंस थे, ये सारे जब वहां मिले तो इन्होंने वहां पर एक नई संस्कृति, एक नई सभ्यता को जन्म दिया। चलिए अपन देखते हैं कि ये नई संस्कृति और नई सभ्यता ने भूमंडलीकरण को किस तरह से बढ़ावा दिया। आइए समझते हैं। यहां पहुंचने वाले बहुत सारे मजदूरों ने अपनी पुरानी संस्कृति लेकर गए, कुछ वहाँ की नई संस्कृति अपनाई और इस तरह से व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास करते हुए अपनी अभिव्यक्ति के नए रूप खोज लिए और वे रूप गिरमिटिया मजदूरों की नई दुनिया के रूप में सामने आते हैं, जो कुछ इस तरह के हैं। वो लोग आपस में चर्चा करते हुए कहते हैं कि भाई अब ऐसे कब तक रोएंगे, अब आ ही गए हैं, हमारा भाग्य यहाँ हमको ले ही आया है, तो चलो यहीं पर एक नई दुनिया बसाते हैं। और वे लोग अपना त्योहार मनाने लगते हैं। भारतीय मुस्लिम गिरमिटिया मजदूर जो वहां पहुंचते हैं वे होशे का पर्व मनाते हैं। अफ्रीकी गिरमिटिया मजदूर वहां पहुंचते हैं तो रास्ता फारियानवाद नाम का एक विद्रोही धर्म वहां पर स्थापित कर देते हैं। इसके साथ ही एक नया संगीत वहां पर तैयार होता है जिसको कहते हैं चटनी म्यूजिक, जो भोजपुरी और कैरेबियाई संगीत का मेला जुला रूप है। इसको अपन विस्तार से समझते हैं कि सबसे पहले देखते हैं
कि होसे क्या था। होसे शब्द जो है वो इमाम हुसैन का एक नाम है, जो कि मुहर्रम के उत्सव को होसे के नाम से वहां मनाया जाता था। मुहर्रम क्या होता है? मुहर्रम जो है इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना है, और इस महीने में पैगंबर मोहम्मद साहब के जो नवासे या नाती हुआ करते थे इमाम हुसैन, और उनके साथियों को यजीद के द्वारा हत्या कर दी जाती है। तो उस दिन उनकी याद में मातम मनाया जाता है, और इस मातमी पर्व को कहा जाता है मुहर्रम। चूंकि हुसैन शब्द जो है उसमें हुसै आता है, तो वहां की जो लैंग्वेज थी, वहां का जो प्रोनाउंसिएशन था, उसमें वो लोग हुसै बोलते, तो हुसै से हो गया होसे। तो यहां का मुहर्रम जो भारत के लोग जब त्रिनिदाद पहुंचे, तो त्रिनिदाद में पहुंचने वाले भारतीयों ने अपने साथ मुहर्रम ले गए, और वहां के लोग उस हुसैन की शहादत को होसे होसे बोलते, तो उस पर्व का नाम ही होसे पड़ गया। अब इस होसे पर्व में, जैसा कि मैंने बताया, अफ्रीका के लोग, चीन के लोग, वहां के लोकल रेड इंडियंस, ये तमाम नस्लों के लोग जब वहां पर पहुंचे, तो सब लोग, चूंकि सबकी व्यथा, सबकी पीड़ा एक ही थी, तो सबके त्योहार और पर्व भी एक दूसरे के साथ मिलकर मनाने लगे, तो ये पर्व भी सभी का पर्व हो गया। अब जब ये लोग सारे लोग इकट्ठे होकर पर्व मनाते, तो इसका भी बुरा लगता उन यूरोपियंस को, उन ब्रिटिश लोगों को। तो वो लोग क्या है, इस होसे पर्व को कहते कुली कार्निवाल। कुली शब्द जो है तमिल भाषा के कोई शब्द है, उसमें मजदूर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो मजदूर कार्निवाल या कुली कार्निवाल कहलाता था वो। अब इसको रोकने के लिए इन लोगों ने उस जुलूस पे गोली भी चलवा दी, जिसको होशे मनाने वाले लोग बोलते हैं कि ये मोहम्मद नरसंहार है, और यूरोपियन बोलते हैं कि एक सामान्य दंगा है। तो ये अपन ने होसे देख लिया। परीक्षा में आ सकता है कि होसे क्या है, तो आपको लिखना है कि भारत से जाने वाले जो मुस्लिम गिरमिटिया मजदूर थे, वो अपने साथ यहां से जो मुहर्रम का त्यौहार लेकर के गए, उस मुहर्रम के त्यौहार को कैरेबियाई द्वीप के लोग, लोकल जो रेड इंडियंस थे, वो अफ्रीकी, चीनी, सारे लोग मिलकर उस मुहर्रम के त्यौहार को मनाते, उसमें एक जुलूस निकालते। उसी जुलूस को, उसी मेले को होसे के नाम से पुकारा गया। होसे के साथ साथ अफ्रीका से जाने वाले जो गिरमिटिया मजदूर थे, जो अनुबंधित श्रमिक थे, उन्होंने भी एक त्यौहार बनाया। उन्होंने तो एक धर्म ही स्थापित कर लिया। उस धर्म का नाम था रास्ताफारियानवाद। रास्ताफारियानवाद जमैका की आध्यात्मिक विचारधारा और विद्रोही धर्म का प्रतीक था, और इसको सबसे ज्यादा बल मिला रैगे गायक बॉब मॉर्ले के कारण। इस धर्म में होता क्या है कि जब अफ्रीका के बहुत सारे लोग जमैका में जाकर के बसे, ये अफ्रीका है, यहां से लोग जमैका गए, वहां जाकर बसे। अब इनके अंदर बहुत ज्यादा पीड़ा थी कि हम किसी तरह से अफ्रीका वापस आ जाएं। तो अफ्रीका वापस आने के लिए ये लोग, अफ्रीका का एक राजा हुआ करता था, लोकल राजा इथोपिया का, हैले सेलासी। तो हैले सेलासी जो है, उसको इन्होंने अपना भगवान मान लिया, उसको अपना आध्यात्मिक नेता मान लिया, और उसकी पूजा करते हुए ये लोग वहां पर मानने लगे कि हम लोगों को एक ना एक दिन जमैका से वापस लौटकर अफ्रीका जाना है। और इस धर्म को बल तब मिला जब एक रैगे गायक बॉब मार्ले थे, उन्होंने बैक टू अफ्रीका मूवमेंट का समर्थन किया। ये लोग, हमारे यहाँ के जो बाबा लोग होते हैं ना, वो जटाएं रखते हैं, वो बरगद के जो दूध निकलता है उससे जटाएं बनाते हैं। उन जटाओं, मोटी मोटी जटाओं वाले ये लोग रखा करते थे बाल। मारी जुआना इनकी पवित्र बूटी हुआ करती थी, और हैले सेलासी इनका देवता माना जाता था। तो इस तरह से रास्ताफारियानवाद एक ऐसा विद्रोही धर्म था जो अफ्रीका वापस जाने के लिए एक तरह का आंदोलन का काम करता था। एग्जाम में आ सकता है रास्ताफारियानवाद क्या था, तो इसका उत्तर होगा अफ्रीका से आने वाले अनुबंधित श्रमिक जो कि वापस अफ्रीका, अपने मूल देश जाना चाहते थे, उन लोगों ने एक धर्म चलाया, एक धार्मिक आंदोलन चलाया, बैक टू अफ्रीका मूवमेंट, उसके समर्थन में चलाया। उसी मूवमेंट से मिलता जुलता एक आंदोलनकारी धर्म, एक विद्रोही धर्म रास्ताफारियानवाद कहलाता है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं अगला, चटनी म्यूजिक का। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, चटनी मतलब बहुत सारी चीजों का मिश्रण। अब त्रिनिदाद तो हमने पहले ही देख लिया है कि वहां जहां गुआना है वहीं पर त्रिनिदाद है। तो त्रिनिदाद और गुआना में जब भारत के भोजपुरी क्षेत्र के लोग पहुंचे, तो जब भारत से भोजपुरी क्षेत्र से लोग जब यहां पर पहुंचे,
तो भोजपुरी शब्द गए, भोजपुरी गीत गए, यानी भोजपुर से भोजपुर का शास्त्रीय संगीत गया, लोक संगीत गया, भजन गया, गजल गया। वहां पर जब ये पहुंचे तो कैरेबियाई संगीत में इन शब्दों को पिरो करके एक नया म्यूजिक तैयार कर लिया गया, जिस म्यूजिक को बोला गया चटनी म्यूजिक। इस म्यूजिक की शुरुआत हिंदी बेल्ट के लोगों ने ही की थी और इसको आगे बढ़ाने का काम आज भी इंडो कैरेबियाई लोग कर रहे हैं। एक तरह से इनकी भाषा को हम क्रियोल भाषा बोलते हैं, मतलब क्रियोल भाषा से मतलब दो या दो से अधिक भाषाओं के मिश्रण से बनी भाषा क्रियोल भाषा कहलाती है। तो हमारे जो राकेश जी हैं, द्रौपदी जी हैं, ये भारतीय चटनी म्यूजिक कलाकार हैं, जबकि गार्लफील्ड ब्लैकमैन और सुंदर पोपो ये कैरेबियाई कलाकार हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि सांस्कृतिक समागम के जो ये स्वरूप हैं, ये एक नई वैश्विक दुनिया के उदय की प्रक्रिया का हिस्सा थे। ये एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें अलग अलग स्थानों की चीजें आपस में घुल मिल रही थीं। उनकी मूल पहचान मालिकों के लिए इन मजदूरों के नाम तो रहे नहीं गए थे, एक नंबर के रूप में वो जाने जाते थे। तो इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अपना अस्तित्व बताने की। तो इस अस्तित्व को बचाए रखा इस व्यवस्था ने, उनकी संस्कृति ने, उनकी सभ्यता ने। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि वे मजदूर जिनका सब कुछ छिन गया था, इवन उनकी पहचान भी छिन चुकी थी, अब उनके सामने चुनौती थी अपने अस्तित्व को बचाने की। तो वे सारे लोग एक जैसी पीड़ा, एक जैसी व्यथा को समेट कर बैठे हुए थे। तो अपने साथ जो संगीत ले गए थे, जो विचार ले गए थे, उनको आपस में साझा किया और इस तरह से भारत का भोजपुरी संगीत कैरेबियाई द्वीप में जाकर के चटनी म्यूजिक के नाम पे धूम मचाया। अफ्रीका वापस लौटने की अकाट इच्छा एक नए विद्रोही धर्म को जन्म देती है, रास्ताफारियानवाद। और भारत से जाने वाले मुस्लिम गिरमिटिया मजदूरों ने वहां पर मुहर्रम के पर्व को एक नया रूप दिया, जिसमें सारी नस्ल के लोग मनाते होसे के रूप में। तो ये तमाम चीजें देख रहे हैं आप कि किस तरह से भूमंडलीकरण की प्रक्रिया हो रही है। जहां पर लोग मुहर्रम नहीं जानते थे, वहां मुहर्रम मनाने लगे। जहां पर लोग अफ्रीका के बारे में नहीं जानते थे, वहां पर लोग अफ्रीकी सभ्यता और संस्कृति जानने लगे। जहां के लोग भोजपुरी संगीत को नहीं समझते थे, वहां भोजपुरी संगीत पहुंच गया। यही है भूमंडलीकरण की प्रक्रिया और इसमें सांस्कृतिक विविधता आपको देखने को मिलती है। अब जब ये वहां पहुंच गए तो बहुत सारे गिरमिटिया मजदूर जिनका टेन्योर पूरा हो जाता, जिनका काम करने की अवधि पूरी हो जाती, एग्रीमेंट का समय पूरा हो जाता, उनको वापस आने के अवसर मिल जाते। कुछ लोगों को, सबको नहीं मिल पाते, कुछ को मिल जाते। लेकिन अब वो चूंकि वहां पर बस गए, रहने लगे, तो बहुत सारे लोग वहीं पर रह जाते, अपने मालिकों से, जो अच्छे मालिक होते उनसे कुछ जमीन ले लेते, कुछ पैसा ले लेते और वहीं पर अपनी नई दुनिया बसा लेते। कुछ भारत आए भी तो उनका मन यहां नहीं लगा, वापस लौट के चले गए। आज भी हम देखते हैं मॉरिशस के जो राष्ट्रपति हैं वो भारतीय मूल के हैं। बहुत सी दुनिया में हम देखते हैं अलग अलग देशों में हमारे भारत के गए लोग जिनका मूल बिहार में, झारखंड में मिलता है, वो लोग आज दुनिया पे राज कर रहे हैं। चलिए देखते हैं ऐसे लोग कौन हैं जिन्होंने विश्व में ख्याति अर्जित की, जिनके वंशज भारतीय थे, जिनके पूर्वज गिरमिटिया मजदूर थे। आइए देखते हैं। आपने सुना होगा एक नाम, वी.एस. नायपॉल। वी.एस. नायपॉल एक उपन्यासकार थे जिनके उपन्यासों में अक्सर गिरमिटिया मजदूरों के आरंभिक दौर का दर्द बयान होता है। इसके अलावा आपने सुना होगा शिव नारायण चंद्र पॉल, ये वेस्ट इंडीज के बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, और एक राम नरेश श्रवण जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये सारे के सारे गिरमिटिया के वंशज हैं। इनके पूर्वज कभी ना कभी भारत से वहां कैरेबियाई द्वीपों में जाकर बसे और वहां पर अपनी जगह बनाई और आज उनकी संतानों ने दुनिया में अपना नाम चमकाया। वी.एस. नायपॉल को तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो इस तरह से आज अब इन गिरमिटिया पूर्वजों की यादों को जिंदा रखने के लिए एक फाउंडेशन बनाया गया है, गिरमिटिया फाउंडेशन, जिसका कार्यक्रम अक्सर बिहार या पटना वगैरह में भी होता है, कैरेबियाई द्वीपों में भी होता है। जहां ये लोग हैं वहां पर ये कार्यक्रम कराते हैं। गिरमिटिया फाउंडेशन को लेकर के चर्चा अपन फिर कभी करेंगे। तो इस तरह से गिरमिटिया का काम देख लिया। लेकिन अब सवाल ये आता है कि 1833 में ब्रिटेन ने दास प्रथा समाप्त कर दी, तो गिरमिटिया व्यवस्था 1834 से जस्ट एक साल बाद शुरू कर दी। अब ये 1834 से शुरू हुई गिरमिटिया व्यवस्था खत्म कब होती है? तो आपको बता दें हम कि भारत में
असहयोग आंदोलन चल रहा है। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने एक मांग भी की है कि गिरमिटिया व्यवस्था को समाप्त किया जाए। और जब इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए आंदोलनकारी बहुत ज़्यादा मुखर हो जाते हैं, तब भारत में 1917 में इस प्रथा को समाप्त करने का आदेश वापस लिया जाता है गांधी जी के प्रभाव के कारण, और 1921 आते आते इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है। लेकिन इसके बाद भी कई दशकों तक भारतीय अनुबंधित मजदूरों के जो वंशज हैं वो कैरेबियाई द्वीपों में अल्पसंख्यकों का जीवन जीते रहे। वहाँ पर लोग कुलियों की तरह व्यवहार करते, उनसे उनके लिए बड़ा अच्छा जीवन नहीं रह पाया था। लेकिन हाँ, आज उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो चुकी है। वो वहाँ की राजनीति में भी मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो गिरमिटिया व्यवस्था 1834 में प्रारंभ हुई, 1817 में से वापस लेने का फरमान लिया गया और 1821 में से पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। 1821 का समय यानी कि असहयोग आंदोलन का समय, ये आप याद रखिएगा। तो इस प्रकार आपने भारत से जाने वाले अनुबंधित श्रमिकों, जिनको गिरमिटिया मजदूर कहा गया, उनकी जानकारी ली। उनके द्वारा नई सांस्कृतिक प्रवृत्तियों को किस तरह से स्थापित किया गया, उनको जाना समझा, विस्तार से हमने इसको समझ लिया है। इस कंटेंट में यदि आपको कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम इसको अगले वीडियो में या आने वाले अन्य वीडियोज़ में समझने का प्रयास करेंगे। और हाँ, अब जो अगला कंटेंट आने वाला है उसमें हम बात करेंगे भारतीयों की ही, लेकिन वो गिरमिटिया मजदूर नहीं बने। भारत में रहने वाले सभी लोग गिरमिटिया नहीं बने। मध्य भारत, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु जैसे सूखे वाले क्षेत्र, जहां पर सिंचाई के साधन नहीं थे, जहां पर कुटीर उद्योग समाप्त हो रहे थे, यहां के लोग मजबूरी में गए। बहुत सारे भारतीय ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी संपत्ति से, अपनी वित्तीय शक्ति के कारण दुनिया भर में धाक जमाई। मतलब विदेशों में भारतीय उद्यमशीलता की साख स्थापित हुई। ये सारी चीजें देखेंगे अपन अगले कंटेंट में, मतलब भाग 7 में। तो आप लोग तैयार रहिए, देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर, और मुझे इजाजत दीजिए। लेकिन आज आपके लिए मैं आपको परखने के लिए कुछ प्रश्न लेकर आया हूं। उन प्रश्नों को देख करके जाइएगा। इस वीडियो के समाप्ति के बाद स्क्रीन पर 5 प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं। इन प्रश्नों के उत्तर यदि आपको आ गए तो ये समझ लीजिए कि यह चैप्टर आपको समझ में आ चुका है। तो चलिए आप दीजिए इन प्रश्नों का उत्तर। मैं चलता हूं नए कंटेंट को तैयार करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।